जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। देखो, आज हमारा इंग्लिश का टॉप 25 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ और ये आपको सिर्फ एसएससी के लिए नहीं बल्कि एफकेट, एयरफोर्स, नेवी और साथ में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बिकॉज मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। इफ अननो सेंटेंस इज अ फ्री फ्रॉम एरर, सेलेक्ट नो एरर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, और ये क्वेश्चन अक्सर मैं देखता हूँ कि एसएससी के एग्जाम में या फिर आपके एयरफोर्स ने भी आपके सभी एग्जाम में या फिर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके एरर पार्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि द टू मैन वेयर क्वारलिंग विथ वन अनदर क्लेमिंग द सेम वॉच एज देयर ऑन। अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे वन अनदर जो है ये एरर है, यानी कि बी नंबर पार्ट में। अच्छा, ये वन अनदर है तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका ईच और अदर। ठीक है, अच्छा ईच अदर क्यों होगा? तो देखो, रेसिप्रोकल प्रोनाउन अगर आपने पढ़ा होगा तो ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स एंड वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन। समझ में आया कि ईच अदर जो है ये 2 इंसान के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा वहाँ पे है तो उसके लिए वन अनदर यूज होगा। समझ में आया? और यहाँ पे टू मैन है इसलिए यहाँ पे ईच अदर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एवरीबडी नोज दैट भूटान इज द मोस्ट पीसफुल ऑफ ऑल अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ऑल अदर कंट्रीज जो आप देख रहे हो ना, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे इधर है। क्या इधर है भैया? तो ऑल अदर ना होके सिर्फ ऑल कंट्रीज होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर यहाँ पे आप काट लो। ठीक है, क्यों? क्योंकि अदर या इल्स का यूज सिर्फ कॉम्परेटिव या तथा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ठीक है, अगर इनका यूज सुपरलेटिव डिग्री में किया जाता है तो उसे गलत माना जाता है। समझ में आया? ऑल अदर की जगह पे सिर्फ आप ऑल कंट्रीज कर लो। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है 3 से 4। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस गिवन विथ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन विथ एन एप्रोप्रिएट वर्ड, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ 4 एंड इंडिकेट इट बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। चलिए ठीक है, देखते हैं। द हाइयर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट डाइज टू ब्रेथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूज? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, यानी कि द हाइयर यू क्लाइम द मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू ब्रेथ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल स्टेटमेंट आर रिटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपने टेंस तो पढ़ा होगा। और हाँ, जिन्होंने भी टेंस नहीं पढ़ा है, ठीक है, या फिर ग्रामर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं एक साथ आपके सारे चैप्टर कवर कर दूंगा। ऐसे भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका नाउन से स्टार्ट कर दूँ, तो शायद स्टार्ट हो जाए आज ही। लेकिन आपको अगर कोई और चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो, नेहा हैज़ बीन क्राइंग दिस मॉर्निंग। सो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हो यहाँ पे नेहा हैज़ बीन क्राइंग दिस मॉर्निंग फ्रॉम, ऑफ, सिंस और टिल। तो ये आपने फ्रॉम और सिंस ये तो पढ़ा होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग, बिकॉज यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे सिंस मॉर्निंग होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर। सिमिलर दैट मीन्स सिनोनिम्स। ठीक है, तो देखो ऑपुलेंट। ठीक है, अच्छा ऑपुलेंट है, इसका ऑप्शन है फेक, ग्लूमी, रिच और सेल्फिश। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है
ऑपुलेंट, ऑपुलेंट मतलब होता है यहाँ पे वेल्दी, मतलब धनी, ठीक है। और सिनोनिम्स की बात कर ली जाए यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका रिच, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब देखो 6 नंबर है मोरोज। अच्छा, मोरोज मतलब क्या होता है? तो मोरोज मतलब होता है आपका निराश, ठीक है, अनहैप्पी, ठीक है। और ऑप्शन आपका देख लो, फ्लैटर है, ग्लोमी है, फ्रेंडली है, या फिर सैवी है। अगर 6 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, ग्लूमी, आई होप आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी कि आपको एंटोनिम्स इसमें ढूंढना है, ठीक है। देखो इर्क का आपको ढूंढना है, ठीक है। तो देखो आपका ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अट्रैक्ट है, डिस्करेज है, इरिटेट है और प्लीज है, ठीक है। तो सबसे पहले इर्क मतलब होता क्या है, तो इरिटेट और एनॉय, यानी कि सताना। और सिनोनिम्स अगर देखा जाए इसका, तो आप इसका ऑप्शन क्या है, अट्रैक्ट है, डिस्करेज है, इरिटेट है और प्लीज है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लीज हो जाएगा, ठीक है। और इरिटेट तो वही हो गया, इसका सिनोनिम्स हो गया। अब देखो आपका क्या है, ग्रोटिक्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है आपका विकृत, ठीक है। और सिनोनिम्स अगर आप चाहते हो तो ऑप्शन क्या आपका फ्री है, ऑड है, प्लेन है और क्वेर है। तो 8 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 9 और 10 क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेजेस। आइटम फ्रेजेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू अवॉइड स्टारवेशन, यानी भूखमरी दूर करना, रखना, है कि नहीं है। तो राइट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवॉइड स्टारवेशन। अब देखिए टीथिंग प्रॉब्लम, यानी कि ऑरल प्रॉब्लम, प्रॉब्लम्स एट द स्टार्ट ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट, और प्रॉब्लम फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम इन एडजस्टिंग इन द न्यू प्लेस, और प्रॉब्लम ऑफ हैविंग गुड डेंटिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि शुरुआती समस्याएं, ठीक है। अब देखिए इम्प्रूव द ब्रैकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। शी डिड नॉट लाइक टू हैव कॉफ़ी नॉर आई डिड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर है, ठीक है। तो 11 नंबर में आप अगर देखोगे तो नाइदर आई लाइक दिट, नॉट डिड आई, नॉट आई लाइक इट और नो इम्प्रूवमेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों होगा भाई, क्योंकि हेयर नॉर डिड आई विल बी यूज्ड। क्यों, क्योंकि अगर कोई क्लाउज नॉर से स्टार्ट होता है तो वह इन्वर्सन फ्रॉम फॉर्म लेता है, ठीक है। और इन्वर्सन फॉर्म क्या होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। आई होप 11 नंबर भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 12 नंबर क्या है। ताजमहल इज वर्थ सीइंग मोनूमेंट इन आगरा। तो ए मोनूमेंट टू सी इट्स वर्ड्स, अ मोनूमेंट वर्थ सीइंग, वन ऑफ वर्थ सीइंग मोनूमेंट्स और नो इम्प्रूवमेंट। लेकिन 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर इसका भी बी, अ मोनूमेंट वर्थ सीइंग, ठीक है। क्योंकि देखिए ये पोस्ट ऑफिस एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द नाउन क्वालिफाइज, राइट। देखिए वर्ड एक क्या है, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और इसका यूज नाउन के बाद किया जाता है, ठीक है। वर्ड के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वह आईएनजी फॉर्म में आता है। समझ में आया कि वर्ड के बाद अगर कोई भी वर्ब आपको दिखे, सीधा मतलब है, तो वो आईएनजी, यानी कि सेइंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए 12 नंबर तो आपका हो गया कंप्लीट। अब 13 नंबर में आते हैं हम लोग। तो 13 नंबर क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द फ्रेजेस दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। 13 नंबर दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। तो देखिए इम्प्रीकेनेबल, इमोलेशन, इनकॉरिजिबल और इनएलिजिबल। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 13 नंबर का, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अच्छा इनकॉरिजिबल मतलब क्या होता है, असुधार्य, है कि नहीं है। अब देखिए अब है आपका यही है ना, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जो सही नहीं हो सकता, तो इनकरेजिबल। अब देखिए 14 नंबर क्या है, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, ठीक है। तो बर्सर मतलब कोषाध्यक्ष, है कि नहीं। सो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर का आपका
क्या करते हैं, देखिए क्या क्या है, बर्सर है, कैप्टर है, फिलागमेटिक है और स्केपी गॉट है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका स्कैपिगोट मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग ऑफ अदर, है कि नहीं, ए पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग मतलब करता कोई और है लेकिन फंस कोई और जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब बर्सर है, बर्सर मतलब होता है आपका कोषाध्यक्ष। ठीक है, अ पर्सन हु मैनेज द फाइनेंशियल अफेयर ऑफ अ कॉलेज और स्कूल। आप लोगों के कॉलेज या स्कूल में जैसे भी सरस्वती पूजा हुआ तो इसमें कोई कोषाध्यक्ष होगा, आप लोगों ने किया होगा। ठीक है, और ये कैप्टर, कैप्टर मतलब क्या होता है पता है? कैप्टर मतलब होता है आपका कैद करने वाला, वन हु हैज़ कैप्चर्ड अ पर्सन और एनिमल। ठीक है, और ये जो आपका फ्लीगेमेटिक, फ्लीगेमेटिक मतलब क्या होता है? ये होता है आपका सेल्फ पोज्ड काल्म और पोज मतलब शांत चित्त। ठीक है, अब देखो आपका 15 और 16 क्वेश्चन क्या बोलता है। यहाँ पे बोल रहा है ये, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट विच 1 वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द। अच्छा, ये सही वर्ड वाला कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखिए यहाँ पे जो 15 और 16 है, 15 का यहाँ पे आप देखो कॉन्सीव, लेजर, नाइस और रीजन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का सी। ठीक है, और 16 नंबर है आपका डिक्शनरी, रिलीवेंट, पेरिसेबल और टेंजिबल। तो इसका जो राइट आंसर आप देखोगे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, डिक्शनरी। तो 16 नंबर तक आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, द क्वेश्चन बिलो कंसिस्ट अ सेट। अच्छा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एसएससी ने पूछा है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 17 तो इधर है नहीं, आई होप नेक्स्ट पेज में होगा। सो देखिए आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 18 नंबर ही देखता हूँ। अकॉर्डिंग टू वेरियस estimates between 1942 and 1944 there were approximately 400 victims of this practice daily in Warsaw alone। अच्छा, ये क्वेश्चन कैसे करते हो आप लोग? देख लो, PQRS ऑप्शन में आपका क्या है, S है, Q है, R है, P है, फिर है S है, R है, P है, Q है, फिर है Q है, S है, फिर P है, फिर R है। तो देखो आप इसको पढ़ोगे फिर करोगे तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। आप ना ऑप्शन उठा उठा के किया करो, पहले ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन में आपको इंग्लिश से कैसा मतलब है ना, आप सेंटेंस खुद ब खुद समझ जाओगे भैया ये सही है ये गलत है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार्ट करते हैं अ कॉमन जर्मन प्रैक्टिस क्यू, उसके बाद करते हैं हम लोग स्टार्ट एस का। ठीक है, द टर्म्स और पी फ्रॉम अकॉर्डिंग टू वेरियस एस्टीमेट और फॉर एग्जाम्पल। तो अगर आप राइट आंसर इसका देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, और 19 भी आपका है क्या कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज गिवन इन एक्टिव पैसिव। अच्छा, एक्टिव पैसिव है। ठीक है, एन एलिफेंट मे बी हेल्प्ड इवन बाय एन आंट। ठीक है, 19 नंबर। तो 19 नंबर का अगर देखा जाए तो कैसे होगा, एन एंट कैन इवन हेल्प एलिफेंट और एन एंट मे इवन हेल्प एलिफेंट और इवन एन एंट मे हेल्प एन एलिफेंट। ठीक है, सो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एक्टिव पैसिव नरेशन। अगर इन सब चीज़ों में भी आपका प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, मैं आपको जितना जल्दी हो मैं करवा दूंगा। अब देखिए इसमें शायद नरेशन है, हाँ, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है। प्लीज डोंट क्राई ही सेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ही बेग दैट आई शुड नॉट क्राई, ही बेग मी नॉट टू क्राई, और ही सेड टू प्लीज हिम एंड नॉट क्राई, ही टोल्ड मी टू नॉट टू क्राई। ठीक है, सो इसमें 20 नंबर क्वेश्चन है ना, 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ही बेग्ड मी नॉट टू क्राई। अब देखिए 21 से 25 क्या है, 21 से 25 आपको फिल इन द ब्लैंक्स है शायद। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, अच्छा ये मतलब है, हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो पहले आप ऐसा मत करने लगना पैसेज टाइप का है कि इसको पहले पढ़ना और ये पूरा पढ़ के यहाँ पे आना। नहीं, देखो मैं कैसे करता हूँ। तो क्या है आपका, द डाइस ऑफ लेक्चर कुड बी इनहेंस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग द लेक्चर। तो देखो क्या है, द डाइस ऑफ लेक्चर कुड बी, यहीं से है ना, है कि नहीं है? तो इसमें क्या हो जाएगा, कंडीशन है, इफेक्टिवनेस है, इफेंशियंसी और इंटरेस्ट है। सो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इफेक्टिवनेस। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है आपका, विद अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वर्क डाइज इट शुड ऑल्सो बी इंडिकेटेड, यानी कि असेंडिंग है, प्रिसीडिंग है, रिसीडिंग है या फिर सक्सीडिंग है। तो 22 का राइट आंसर इसका भी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिसीडिंग। अब देखो 23, हाउ द डेज लेक्चर डाइज इन टू द कोर्स पैटर्न एड्स फिट्स गेट्स और लेट्स। 23 नंबर है आपका, और 23 नंबर का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा
heads. अब देखो, a lecture should dice be presented in one unbroken discourse, यानी कि continuously, often, randomly और seldom. ठीक है, सो 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, seldom. अब देखिए, a long lecture strains the dice of concentrated listening, causing intermittent wandering of attention and loss of continuity in thought. तो अथॉरिटी, कैपेसिटी, कंफर्टेबिलिटी और रीजनेबिलिटी. सो 25 का अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कैपेसिटी, यानी कि बी. तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चंस. ठीक है, सो आप लोग ज़रूर बताना कि ये 25 क्वेश्चन कैसे थे. और देख लो आप 15 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हुए. और मैं इसी के लिए इतना स्पीड ले रहा हूँ क्योंकि देखो, आपका एसएससी में तो 1 आवर रहेगा. ठीक है, और 1 आवर में आपको तो 1 आवर इनफ है अगर 15-15 मिनट इंग्लिश में. लेकिन अब मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए 15 मिनट लग रहा है. अगर पूरा आप कर जाओगे ना तो इंग्लिश में आपको मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा तो 10 मिनट लगेगा आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, तो धीरे धीरे हमारा स्पीड और तेज होगा और एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपको 5 मिनट में आपको सॉल्व करा दूंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. बस सपोर्ट आप लोगों का एकदम से रहना चाहिए इसी तरह से. ठीक है, थैंक यू.